महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा सेठ जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा एवं मान्यवर कांसीराम सहित बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मिशन जय भीम की पूरी केंद्रीय टीम और अलग अलग प्रदेशों से मिशन जय भीम के आए हुए क्रांतिकारी सेनानियों और समाज के अलग अलग हिस्से से अलग अलग संगठनों से आए हुए सभी साथियों को मैं विनम्र नमो बुधाय करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। ये जो सफर है बहुजन आंदोलन का, मिशन जय भीम का, इसको लेकर हम क्यों चल रहे हैं, कौन से वो कारण हैं, इसमें बड़ा लंबा चिंतन रहा। बहुत सारे साथियों ने मिलकर समाज के दुख दर्द और तकलीफों पर, होने वाले अत्याचारों पर, हाथों से छिन रहे रोजगार पर, दोबारा लौटती गुलामी पर गहन चिंतन और मनन के बाद यह तय किया कि जब तक मैं रहेगा तब तक हमारा सर्वनाश रहेगा। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और उसकी प्रस्तावना लिखी। उसकी शुरुआत उन्होंने की वी द पीपल, हम भारत के लोग। उसी भावना के साथ हम सब ने मिलकर शुरुआत की है मिशन जय भीम के माध्यम से कि हम वी द पीपल के सपने को साकार करें। लेकिन मैं एक चेतावनी सबको देना चाहता हूं, आप व्यक्ति पूजक मत बनिए। जब जब हम किसी समाज के नेता को की पूजा करने लगे, उस नेता का गुणगान करने लगे, तब तक मिशन पीछे छूट जाता है। तो कृपया मेरे नाम पे नारे न लगाए, मेरा ज्यादा गुणगान ना करें। हमारे पास इतने महापुरुष हैं, हमारे नेता स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं। हमारा नेता उनका बनाया हुआ संविधान है और हमारे नेता समाज के कोने कोने में फैले हुए बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चल रहे वो सब लोग जो अपने जीवन का बलिदान देकर इस मिशन को जिंदा रखे हुए हैं, वो हमारे नेता हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए बलिदान क्यों किया? क्यों माननीय कांसीराम साहब ने शादी नहीं की? क्यों उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया? क्यों उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया? क्यों उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस बहुजन मिशन को दे दिया? जब उनको मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि यह मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है। बाबा साहेब और माननीय कांसीराम साहब वापस आने वाले नहीं हैं। हमारे सारे मिशन जय भीम के सिपाही, समता सैनिक दल के सिपाही, भारतीय बौद्ध महासभा के सिपाही और हमारे सभी संगठनों के सिपाही, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आओ हम खुद बाबा साहेब और माननीय कांसीराम और अपने
महापुरुषों के जीवन को क्यों ना खुद जिए, अपने जीवन में उसको अंगीकार करें। इसी सपने के साथ हमने शुरुआत की तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि देश के अंदर जो गुलामी है, देश के अंदर जो शोषण है, जो बहन बेटियों बेटियों की इज्जत लूट रही है, आवाज उठाने पर घर जला दिए जाते हैं, भाइयों को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो रही है, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, आए दिन हमारे लोगों की हत्या हो रही है और हत्या करने वालों को सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और जिस संविधान ने हमें अधिकार दी, सुरक्षा दी, आज उस संविधान की रक्षा करने वाले प्रोटेक्टर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से कल आपने सुना होगा कि पुलिस राजनीति के सामने गुलाम हो गई है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में देश को कौन बचाएगा? इन सब परिस्थितियों की वजह से हमने मिशन जय भीम सब साथियों ने मिलकर उस सपने को देखा और हमें समझ आ गई इस उत्पीड़न को खत्म अगर करना है तो जाति को खत्म करना पड़ेगा। शोषण का कारण वर्ण व्यवस्था है, वो धर्मशास्त्र है जो किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाते हैं, वो धर्मशास्त्र है जो शिक्षा पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं, जो व्यापार पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं, जो रक्षा सुरक्षा पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं और देश के 90% लोगों को कोई अधिकार नहीं देते। मैं समझता हूं हमें ऐसे धर्मशास्त्रों की अब जरूरत नहीं है, हमें ऐसी व्यवस्था में अब जीने की जरूरत नहीं है जो किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाए। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें समता हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, सील हो। और ये सब आज हम अगर अध्ययन करते हैं और बाबा साहेब को पढ़ते हैं, तथागत को पढ़ते हैं तो समझ आता है ये सारी चीजें बुद्ध के धम्म में है, ये सारी चीजें बुद्ध के धम्म में है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया और भारत को विषमता से दूर करने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए, कुपोषण से बाहर निकालने के लिए, शोषण से पूरी मुक्ति के लिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को चुना। लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमारे बीच नहीं रहे। सही 1 महीना 22 दिन बाद धम्म ग्रहण करने के 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद फिर समाज में अनेकों नेता आए। आपको पता है बाबू जगजीवन राम उनके समकालीन थे, उन्होंने अपने स्तर पर अपने तरीके से काम किया। उसके बाद एक और आवाज उठी उत्तर भारत से जिसने पूरे युवाओं में जोश भर दिया। आप सब जानते होंगे बुद्ध की मौर्य। लेकिन वो भी सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद शायद पद से भटक गए। फिर उस आंदोलन को चलाने के लिए 2 लोग आए, एक तरफ मांडवर कांसीराम साहब, एक तरफ पासवान साहब। पासवान साहब कुर्सी के पीछे चले गए और कांसीराम साहब ने कुर्सी को लात मारकर समाज को जगाने का काम किया। तो जो समाज के हक अधिकार के लिए कुर्सी को लात मारते हैं वो महानायक बनते हैं, और जो कुर्सी के वसीभूत होकर गुलाम हो जाते हैं, समाज के हक अधिकार को त्याग देते हैं, वो खो जाते हैं, उनको लोग याद नहीं करते। तो मैं समझता हूं आज अगर हम अपने समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, उनके रोजगार के साधन बनाना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, तो हमें अपने महापुरुषों के रास्ते पर ही चलना होगा, बुद्ध के धम्म में चलना होगा और अपनी आर्थिक नीतियां हमें स्वयं बनानी होगी। जब हम कहते हैं कि भारत में बहुजन मूल निवासी 85% है,
ये 85 का नारा 40 साल पहले का था। आज जो सर्वे होने वाला है, जो सेंसस होगा, आपको पता चलेगा अब बहुजन 88% है। 88% लोग दिनहीन, गरीब, बेसहारा, कुपोषण के शिकार, जुल्म के शिकार, अत्याचार के शिकार, बलात्कार के शिकार, साधनविहीन, और 12% देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। संविधान की रक्षा करने वालों, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कोलिजन से है। कोलिजन में हमारा कोई बहुजन का जज नहीं है। दूसरा रास्ता केंद्र की सरकार के माध्यम से है, तो वहां भी बहुजन समाज की कोई बात रखने वाला नहीं है। तो फिर संविधान की रक्षा कैसे होगी? देखिए, न्याय तब न्याय है जब लोगों को न्याय होता दिखे। न्याय केवल बोलने से नहीं होगा। जजमेंट, जुडिशियस जजमेंट तब है जब लोगों को उस जजमेंट के बाद ये महसूस हो कि हमें न्याय मिला है। तो ऐसे हालात में हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? ऐसे हालात में हम अपने लोगों को शोषण से मुक्त कैसे करें? जब हमने पूरी टीम ने मिलकर इस पर अध्ययन शुरू किया, पूरे देश का भ्रमण किया, बुद्धिजीवियों से चर्चा की, समाज के लोगों को जागरूक किया, तब सबको महसूस हुआ कि मिशन जय भीम की भी जरूरत है और भारत को पुनः बौद्ध में भारत बनाने की भी जरूरत है। तभी हम लोगों ने एक नारा दिया, और मैं चाहता हूं वो नारा आप मेरे साथ बोले, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो। इसी सपने के साथ बौद्ध में भारत का निर्माण करने के लिए 14 अक्टूबर 2020 को दीक्षा भूमि में हमने संकल्प लिया कि हम भारत को बौद्ध में बनाने में ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। और हमने तय किया अशोक विजयदशमी 2025 को 10 करोड़ लोगों के साथ हम लोग अपने महापुरुषों की बहुमूल्य एक, क्या कहना चाहिए, धरोहर, जो मैं अक्सर बोलता हूं, जो हमारे महापुरुषों की बहुमूल्य धरोहर है, बुद्ध का धम्म, जिसमें समता है, मैत्री है, करुणा है, न्याय है, बंधुता है, उसमें अब घर वापसी करने का समय आ गया है। 2025 में 10 करोड़ लोग बौद्ध बनेंगे। और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी बैठे हैं। इस बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और 2025 के लक्ष्य की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चंदा करके एक बौद्ध धम्म रथ का निर्माण करवाया है, जो 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट होकर मिल जाएगा, जिसमें साउंड सिस्टम, अंदर बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, किचन, सारी व्यवस्था उस धम्म रथ में होगी, जिसमें बौद्ध भिक्षु होंगे, जिसमें समाज के हमारे युवा होंगे और पूरे देश का भ्रमण लगातार 2025 की अशोक विजयदशमी के दिन तक लगातार उसकी तैयारी में पूरे देश में धम्म रथ जाएगा। इससे पहले की तैयारी के बारे में आपको मिशन जय भीम के संगठन मंत्री, संगठन सचिव पुष्पांकर जी के द्वारा और राष्ट्रीय महासचिव निगम जी के द्वारा विस्तार से बताया गया। तो मैं अपनी वाणी को बहुत संक्षिप्त करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम आधे घंटे लेट शुरू हुआ और हमारा लक्ष्य था 1 बजे खत्म करना। तो हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर प्रोग्राम को समाप्त करके, भोजन भी तैयार है, उधर चलेंगे। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा और बता दूं कि ये हम सब का धर्म है, ये हम सब का मिशन जय भीम है। हमारा भी लक्ष्य रहेगा पूरे देश में घूमकर, जितने भी देश के अंदर बौद्ध विहार हैं, जितने भी देश के अंदर संत गुरु रविदास भवन है, जितने भी देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से भवन है, जितने भी वाल्मीकि जी के नाम से भवन है,
जितने भी कबीरदास जी के नाम से भवन हैं, जितने भी बहुजन महापुरुषों के नाम से संगठन हैं, हम पूरे देश में घूम घूमकर उन संगठनों की सूची बनाएंगे, उनकी कार्यकारिणियों से एक तालमेल बनाएंगे और 2025 के लक्ष्य के लिए कुछ लोगों ने पूछा था 10 करोड़ लोग, इतना बड़ा संख्या कहां पे करोगे? तो आज सबको शेयर कर रहा हूं। जब हमारे यहां शादियां होती हैं, लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी की तिथि दिखाते हैं, तो कभी कभी एक ही दिन के अंदर लाखों शादी होती हैं और उन लाखों शादियों में करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। होते हैं नहीं होते? तो जिन स्थानों पर शादियों के लिए वो करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हीं स्थानों पर बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आने के लिए उन्हीं स्थानों को हम लोग बुक करेंगे। उसकी पूरी तैयारी चल रही है और आप सब लोग यहां जिस ऊर्जा के साथ, ऊपर भी पूरा पैक है, नीचे भी पैक है, कोविड का नियम का पालन करते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस अब एक ही बात है कि राजनीति में आने का सोचा नहीं था, बाई चांस आना हो गया। जब आ ही गए हैं तो क्यों ना हम राजनीति को समाज के विकास का एक हथियार बना दें। क्यों ना इस राजनीतिक कुर्सी के माध्यम से हम बाबा साहेब के बौद्ध में भारत का सपना साकार करने में अपना जीवन लगा दें। एक बात और कहना चाहता हूं, भारत में लगभग 130 से 135 करोड़ लोग हैं। इस 130 से 135 करोड़ लोगों में 110 से 115 करोड़ बहुजन हैं। इसका मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, यानी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत रखते हैं। दुखद यह कि हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। अपनी संख्या बल को अपनी ताकत बना दो, तमाम देश के बहुजनों को एकजुट कर दो। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी, लेकिन भारत में समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, बंधुता हो, सील हो, करुणा हो, इसके लिए हम तमाम बहुजन संगठन एकजुट होकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर, हमें अगर एकजुट हो गए फिर हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लोग एकजुट होते हैं उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया में जातियां नहीं है, कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। अमेरिका में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है। जातियां केवल भारत के सब कॉन्टिनेंट में हैं, और जिन लोगों ने जातियां बनाई उन्होंने देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। तो अगर हमें अपना हक चाहिए तो हमें ये जातियां तोड़नी पड़ेगी। हम इन जातियों को तोड़ेंगे, हम इस जाति व्यवस्था को खत्म करके एक समता मूलक समाज का सपना जो बाबा साहब ने देखा था, उस सपने को साकार करेंगे। आओ हम लोग मिलकर अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए अपनी संख्या को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक आर्थिक शक्ति का आगाज करें। उत्पादन का काम हम करते हैं, निर्माण का काम हम करते हैं, तो फिर हम अपने पैसे को बाहर जाने से रोक सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसका उत्पादन हम न करते हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसका निर्माण हम न करते हो? हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं। जब उत्पादन भी हम कर रहे हैं, निर्माण भी हम कर रहे हैं, तो अपने लोगों के घरों तक उसी क्वालिटी की चीज को पहुंचाने का काम एमजेबी एंटरप्राइजेस के माध्यम से भविष्य में करने वाले हैं। आपके घर में फ्रिज होगा, एसी होगा, कूलर होगा, टीवी होगा, आपके घर में पानी की लाइन होगी, सीवर की लाइन होगी, बहुत सारी चीजें जो खराब हो जाती हैं, तो आप किसी न किसी मैकेनिक को बुलाते हो ना। आपका फ्रिज हो जाएगा खराब तो आप फ्रिज ठीक करने के मैकेनिक को बुलाएंगे। आपका एसी खराब होगा, आप उसके मैकेनिक को बुलाएंगे। आपकी गाड़ी खराब होगी, आप उसके मैकेनिक को बुलाएंगे।
और मैकेनिक्स होने से 98% इन बहुजनों में से मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो हम इनको एम्पैनल करेंगे। जो अलग अलग तरह की स्किल वाले लोग हमारे समाज में मौजूद हैं, उनको हम एम्पैनल करेंगे। और किसी का भी अगर एसी खराब हो, किसी का भी अगर पानी की लाइन खराब हो जाए, किसी को सफेदी करानी हो, किसी को कारपेंटर का काम कराना हो, एमजेबी एंटरप्राइजेस के एक हेल्पलाइन नंबर बहुत जल्दी जारी करेंगे। आप उस पर फोन करेंगे, 10 मिनट के अंदर आपके घर पर मैकेनिक पहुंचेगा, आपका एसी ठीक कर देगा, आपका फ्रिज ठीक कर देगा। वो आपके अपने समाज का आदमी होगा। आप अपने समाज को आर्थिक तौर पर इस तरीके से मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा एक पूरा रोडमैप हमने तैयार किया है। पूरा रोडमैप है कि कैसे हम अपने समाज को एक आर्थिक ताकत के रूप में तैयार कर सकते हैं, कैसे हम बाबा साहेब के पौधे में भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। लोग कहते हैं 10 करोड़ बहुत ज्यादा है। अरे भाई 110 से 115 करोड़ बहुजन है, हमने तो उसमें 10% से भी कम लिया है। अगर एक 10% भी हम अगर ले तो वो 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा बैठता है। हमने तो केवल वो 10 करोड़ से भी, जब 10 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है, हमने तो 10% से भी कम लिया है। 11 करोड़ से ज्यादा बैठता है, हमने तो 10% से भी कम लिया है। इसलिए ये असंभव सपना नहीं है। बाबा साहब जो सोचते थे उसको पूरा विचार करके उस पर होमवर्क करते थे, उसको अंजाम तक पहुंचाते थे। किसने सपना देखा था कि हजारों साल की गुलामी को तोड़ पाएंगे? बाबा साहब ने उसको तोड़ के दिखा दिया, उसको साकार करके दिखा दिया। तो अगर हम बाबा साहब के बच्चे हैं, अगर हम भूल सिपाही हैं, अगर हम मिशन के प्रति ईमानदार हैं, तो हम आर्थिक ताकत बन के दिखाएंगे। हम इस पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके दिखाएंगे। और जो लोग इसमें बाधा बनेंगे वो समाज के गद्दार कहलाएंगे, वो समाज के गद्दार कहलाएंगे। आप किसी एक व्यक्ति को हीरो मत बनाओ। बाबा साहब हमारे नेता हैं और भारत का संविधान, हमारा संविधान जिसके माध्यम से हमें चलना है, वो हमारे नेता, उसके सामने नतमस्तक होंगे। जब व्यक्ति मजबूत होता है तब तक समाज कमजोर होता है। आओ हम सब मिलकर समाज को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बस ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 8-10 मिनट आप धैर्य रखेंगे। 10 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद सब लोग साथ में भोजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस सपने के साथ कि हम भारत से जातियां खत्म करे बिना अब चैन से बैठने वाले नहीं है। हम सच्चे और अच्छे बहुजन समाज का निर्माण करेंगे और भारत को बौद्ध में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।